जय भारत। लास्ट वाली क्लास में शायद हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल दे दिया था हमने प्रैक्टिस के लिए आपको। देखो ये शायद बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है वैसे। बाकी लोग जिन्होंने भेजा नहीं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो ट्राई कर लो। ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था माइनस अल्फा माइनस बीटा का। एक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, ये 1/1 प्लस अल्फा 1/1 प्लस बीटा, और अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। ये वाले इक्वेशंस थे बराबर ना? ये वाले जिसके रूट्स थे वो इक्वेशन निकालना था। मैं शॉर्टकट मेथड भी बोलूँगा इसके, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मतलब तुरंत ही शॉर्टकट के ऊपर नहीं चलेंगे हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा सुधरना चाहिए। तो ज़्यादा मतलब इजी चीज़ों पे नहीं चलो, थोड़ा सा मेहनत करने का आदत डाल लो। ठीक है ना? तो कहीं से अगर शॉर्टकट मिल रहा है तो उसको पहले से दूर से राम राम करने का, उसके नज़दीक नहीं जाने का। ठीक है ना? मुझे बोलना ये था यहाँ पे कि आपने जो ना इसको सॉल्व बहुत सारे लोगों ने इस मेथड से किया है। कैसे? ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये कि एडिशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसा। तो ये तो कभी कभी क्या होगा कि ये मेथड अपने को बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा मतलब ये शायद ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन में कैसे होते हैं ऑप्शन कभी कभी कि ऑप्शन तो डायरेक्ट ऐसे होते हैं, देखो इस टाइप का। ए इंटू 1 - x होल स्क्वायर, बी इंटू 1 - x प्लस 1 + x, और सी इंटू 1 - 1 + x का स्क्वायर, ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं। अगर ऑप्शन लिखा है ना, तो मतलब अगर हम लोग ये मेथड से जाएंगे, देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर सेपरेट होगा, एक्स सेपरेट होगा और कॉन्स्टेंट सेपरेट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब कंप्लीट स्क्वायर के लिए मुझे यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स का, और ये थोड़ा ज़्यादा ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेटर है कि क्या कर लो कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और ऑप्शन अगर दिख रहा है कि मुझे क्या है कि ऐसे टॉप टाइप में है, तो सीधा सीधा क्या करो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसने बोला कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा इसके अंदर रख दिया, तो ये बन जाएगा इसका कंडीशन। मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, मतलब अल्फा जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है। अब रूट का नेचर कैसा होना चाहिए? रूट कैसा होना चाहिए? एक्स इक्वल्स टू 1 - अल्फा 1 + अल्फा, इस टाइप का रूट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? अल्फा की वैल्यू निकाला। अल्फा की वैल्यू कितना आई? ये सी, कितना? 1 - x 1 + x। ठीक है। ये हो गया अल्फा की वैल्यू, और ये सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो। तो जो इक्वेशन बनेगा ना, वो ट्रांसफर हो चुका, जिसके रूट्स 1 - अल्फा 1 + अल्फा, जिसके रूट से उस इक्वेशन में ट्रांसफर हो चुका। ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो कितने स्टेप में आंसर आया? बस इसको थोड़ा इतना कैलकुलेशन करना है, और ये यहाँ पे रख के इसको एलसीएम सेम करवाना है। तो 2 स्टेप में आंसर आएगा, जबकि इधर से बहुत लंबा पड़ता अपने को। ओके। और अगर ये मेथड तो दोनों में की काम है, मतलब अगर समझो ऐसा भी अगर ऑप्शन होता तो भी ये यही मेथड नीचे वाली इजी है। क्यों? देखो ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो बस सेपरेट ही कर देना टर्म्स को। लेकिन इसमें तो क्या करना पड़ेगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ वैल्यू रखो, फिर सिंप्लीफाई करो, कितना था ये। ठीक है। लेकिन ये कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या करना है कि कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करना है वैसे। ठीक है ना? चैंपियन बनना है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर इन ए पी। अब ए पी तो हमने बोल दिया, और हमने ये भी बोला था कि ये बार बार आएगा। ठीक है। अब जिन लोगों के बीजे में गया ये चीज़, उन्होंने याद रखा होगा। जो लोग मतलब गजनी बनना चाहते हैं वो बात अलग है। ठीक है ना? ए बी सी अगर ए पी में है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि बीच वाला टर्म जो होगा बी, इसका क्या होता है कि एक्सट्रीम नंबर्स के एवरेज के बराबर होता है। ये नंबर लास्ट दो नंबर का एडिशन डिवाइड बाय 2, ये होता है बीच वाला नंबर। एक तो इसको ऐसा लिखो, या फिर 2 को इस बी के साथ लेके आओ। तो 2 × b इक्वल्स कितना आ जाएगा? ये प्लस सी। ये दोनों भी रिलेशन उतने ही सही है। ठीक है ना? ऐसा होगा तो भी ए बी सी ए पी में होंगे। ये तो ऐसे इसको रीअरेंज करके लिखा है ना। तो ए पी के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या बोला है कि ए बी सी ए पी में है। ठीक है। वन रूट जो है ए बी सी, इस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कितना? 2 है। तो सेकेंड रूट निकालना है। सेकेंड रूट क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे सीधे सीधे। ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो हम लोग इसमें रख देंगे ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में, और दो रूट्स ढूंढ लेंगे। जो दो है उसको हटा देंगे, जो बाकी दूसरा है वो हमारा सोल्यूशन होगा। ये सीधी सीधी मेथड है। लेकिन बात ये है कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल जब भी निकालना होगा, मतलब इसमें कितने अननोन्स है? ए बी सी 3 अननोन्स है। तो मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जितने आपको अननोन्स निकालना है ना, उतने कंडीशंस आपके पास चाहिए। जितने आपको अननोन्स ढूंढना है उतने कंडीशंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने कंडीशंस है आपके पास? कितने कंडीशंस है? ए बी सी तो ए पी में है, तो यहाँ से एक कंडीशन आ गया। ठीक है। और ये जो 2 इसका रूट है, तो 2 इसके अंदर रखेंगे हम लोग। जो 2 इसके अंदर रखे तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब होगा 4a + 2b + c को 0। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन कहाँ पे है? क्योंकि 3 वेरिएबल तो 3 कंडीशन होना चाहिए था। तो मतलब तीसरी कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर तीसरी कंडीशन अवेलेबल नहीं है, मतलब सॉल्व तो नहीं कर सकते हम। मतलब कुछ अंदर से इंटरनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे?
तो पहले तो देख लेते क्या सिचुएशन है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू तो 2 के बराबर है, बीटा अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मतलब अगर आपको बी बाई ए का भी रेशियो अगर मिल जाता ना तो भी चल जाता, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा निकल जाएगा आराम से। ठीक है, आगे शायद अगर ऐसा रिलेशन आ रहा है तो वो देख लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, और यहाँ पे भी वही सीन हो रही है। अगर बी बाई ए का रिलेशन मालूम है आपको या फिर ए बाई सी का रिलेशन मालूम है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, रेशियो भी अगर मिल जाता तो भी काम चल जाएगा। तो क्या क्या है वो लिख लेते पहले। तो ये अल्फा की वैल्यू 2 है, मतलब इस 2 को तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आएगा कितना 4a प्लस कितना आ जाएगा 2b प्लस कितना आ जाएगा c, और ये कितना हो गया 0। ये एक रिलेशन ये आ गया। अब इस रिलेशन के अंदर क्या करो, ये वाली जो कंडीशन है वो रख दो, मतलब 2b के बदले कितना रख देते हैं ये प्लस सी, तो कितना हो गया ये 4a प्लस कितना आना चाहिए a प्लस सी हो गया, और इधर कितना आ गया प्लस सी और इक्वल्स टू 0। क्या बन गया ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी और इक्वल्स टू 0। सही है क्या? तो यहाँ से सी बाई की वैल्यू मिल जाएगी क्या, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कितना होगा, ये बन जाएगा -5 अपॉन कितना 2, -5/2। क्या ये सही है क्या? सी अपॉन ए कितना हो गया -5/2 हो गया। बात को समझ में आ रही है क्या? तो सी बाई ये 2 जो है, मतलब सी बाई ये जो है सीधा सीधा यहाँ पे रख दो इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा उसकी वैल्यू, किसकी, बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि अल्फा तो गिवन है ही। तो यहाँ से कहाँ पे ये जो चीज़ है वहाँ से लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए, सी बाई ए की वैल्यू अपने को गिवन हो गई। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो सी अपॉन ए। ठीक है, कितना है ये, तो कितना है -5/2, तो ये हो गया -5/2। और ये किसकी वैल्यू है वैसे, ये है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। और अल्फा कितना है 2 है, तो 2 इंटू बीटा कितना हो गया -5/2 अगर होता है तो बीटा निकल गया यहाँ से कितना -5/4। कोई दिक्कत है, समझन पड़ी? आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देखो यहाँ पे solve the equation x square plus px plus 45 equals 0. It is given that the square difference of its roots is equal to 144. अब क्या होगा कि दो रूट्स के बीच का रिलेशन देगा, वो दो रूट्स के बीच का रिलेशन दे देगा। आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा माइनस बीटा बना सकते हो। बस उसको यूज़ करके अब ये जो सिचुएशन है वो देख के सॉल्व करते जाना है। ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम बोल देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको जो भी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स का तो ऐसे होगा हमेशा। कुछ रूट्स के बीच में रिलेशन दिया जाएगा और आपको क्या ढूंढना होगा पड़ेगा, उसमें कुछ अननोन्स होंगे, या फिर कुछ पहला रूट दिएगा दूसरा रूट ढूंढने के लिए बोलेगा, या फिर लिस्ट वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ वैल्यू, ऐसे कुछ कंडीशंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है उसने कि इसका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर दे कितना है वो बोल दिया उसने। अल्फा माइनस बीटा ये होगा इसका डिफरेंस दो रूट्स का, और इसका जो स्क्वायर है ऐसा बोला है, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बोला है। द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स, हाँ सही है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बोला है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं बोला है। ठीक है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यही बोला गया है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स। तो डिफरेंस लो और उसका स्क्वायर करो। ये कितना अल्फा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, ये आता कितना वैसे, तो ये आता है, देखो ये होता है कितना, अच्छा ये तो 144 है, पहले तो इक्वेशन बना लो ना, ये कितना है 144 है इसके हिसाब से ना, इसने बोला ना 144 है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना कितना आ गया इसमें, अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया, और 2 प्लस अल्फा बीटा आ गया, 2 इंटू अल्फा बीटा आ गया। इसमें क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस बीटा स्क्वायर आया, -2 इंटू अल्फा बीटा आया। मतलब -2 इंटू अल्फा बीटा करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 4 इंटू अल्फा बीटा, और ये होगा 144। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या ये चीज़? ठीक है, तो बस ये रिलेशन मिल गया आपको। अब यहाँ से आपको मैम क्या मिलने वाला है था, अल्फा प्लस बीटा मिलने वाला था आराम से। कैसे होगा ये, -b अपॉन ए, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा, वो भी कितना मिल जाएगा, ये तो बन गया 45, ये तो कांस्टेंट आया गया। तो बस ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी -b, और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 45। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो यहाँ से तो हो गया पी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कितना आया 144 आया, और ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू होगा 45। लेकिन अब ये क्या होगा 9 × 5 = 45। ओके,
देखो ये कितना होगा, देखो ये कितना है, चलो जितना बाहर निकाल सकते हो उतना बाहर निकाल दो। ये वैसे ही कितना है, ये 12 × 12 है बराबर, ये 12 × है 12। देखो इसका पी स्क्वायर है ना, तो पी कितना आएगा, इस 12 को लिख देता हूँ 4 × कितना 3, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 3, स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे तो 12 है, मतलब क्या क्या 12 के फैक्टर बना दिया। 12 के फैक्टर क्या बन गया, ये बन गया 4 और ये 3, तो ये 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 था, 4 कॉमन ले लिया और स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट लेना था मतलब क्या होगा कि 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 12 बच गया, ठीक है ना। तो इस 12 के भी फैक्टर बना दो, कितना हो जाएगा, इसके भी कितना आया 4 × आएगा कितना 3, तो यहाँ पे 3 और ये 3 कितना हो गया 9 हो गया ना। और यहाँ पे इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 9 × हो जाएगा 5, तो ये 9 और ये 9 कॉमन आ गया, इसका मतलब रूट से बाहर निकल के ये भी 3 बन गया। अब जो बचा ना रूट के अंदर लिख दो, क्या इसमें से 9 चला गया था तो बच गया यहाँ पे 4, सही है। इसमें से 9 बाहर चला गया, ये 4 बाहर चला गया, तो कितना बच गया 5, सही है क्या। और ये प्लस और माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है ना इसलिए, तो ये प्लस और माइनस हो गया, ये 6 और ये कितना 3, तो 18, तो पी की वैल्यू कितना आ गई, प्लस और माइनस 18 आ गई, ठीक है। ये धिंगाना अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया आपको तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो और जो वैल्यू आ रही है वो लिख लो, ठीक है। तो आपको पी तो निकल गया, अब पी निकल गया है तो यहाँ पे रख देंगे और सीधे से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो रूट्स निकल जाएंगे आराम से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना प्लस और माइनस 18, तो प्लस ले लेते पहले, प्लस 18x और होगा 45 इक्वल 0, तो 45 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, ठीक है। 9 × 5 नहीं चलेगा, 15 × 3 चलेगा, 15 × 3 चलेगा, लेकिन -15 -3 करना पड़ेगा, तो एक से कितना आ जाएगी 15 और आएगी 3, ठीक है। 15 × 3 हो जाएगा, चलेगा। और दूसरा जब यहाँ पे प्लस ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस कितना 15x, 15 नहीं 18x और यहाँ पे 45 होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा कि +15 +3 चलेगा, मतलब यहाँ से रूट के से -15 और -3, ठीक है, ये रूट चलेंगे। तो प्लस और -15 प्लस और -3 ये होगा इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, रूट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q are equals to ratio of roots of equation x² + bx + c equals 0, then prove that p² c equals to b² q। ओके, मतलब क्या है कि इसके रूट्स जो है, इस वाले इक्वेशन के रूट जो है, मान लेता हूँ कितने हैं, अगर अल्फ़ा एंड बीटा है पहले वाले इक्वेशन के, ठीक है, और दूसरे वाले रूट्स के जो इक्वेशन है क्या है, गामा एंड डेल्टा है, ठीक है, ये दो रूट्स है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि इसका जो रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इस पहले वाले इक्वेशन का जो रेशियो आएगा रूट का, क्या आएगा, अल्फा बाई बीटा आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन के क्या आएगा, रेशियो कितना आएगा, गामा डिवाइड बाई डेल्टा आएगा। अब ये दोनों सेम है बोल रहा है, ये जो रेशियो आएगा दोनों का वो सेम आएगा, ठीक है। तो ओके, ये अगर इसका रूट, अगर इसका जो रेशियो है सेम अगर आ रहा है, इसका रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना है अभी इसकी किसकी वैल्यू, ये मतलब प्रूफ करना है। तो क्या होगा, ये देखो अल्फा डिवाइड बाय बीटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए गामा डिवाइड बाय डेल्टा, सही है क्या। ओके, कैसे निकालेंगे फिर, मुझे तो अल्फा बाई बीटा तो मालूम नहीं है, मुझे क्या मालूम है, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा मालूम है ना, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, कितना होगा -b, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वो होगा q, सही है। यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा मालूम हो जाएगा, कितना होगा -b, और इन दोनों का प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा c के बराबर, सही है, ये मालूम है। तो मतलब क्या कि मतलब मुझे अगर चाहिए चीज़ें तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वही चीज़ होती है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, अगर मालूम होगा तो ये डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई डी अगर होता है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो शायद ये आपको 10th में आ चुका होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डिवाइड बाई, अगर बी लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे सी प्लस डी डिवाइड बाई डी लिख देता हूँ, तो ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, शायद तुम लोग कंपोनेंडो बोलते हो शायद ना, ये पता नहीं मुझे, क्या मालूम नहीं नाम है, तो अस्त क्रिया व्यस्त क्रिया बोलते हो ना वैसे। तो ये ए माइनस बी डिवाइड बाई बी होगा, सी माइनस डी डिवाइड बाई डी होगा ये, ठीक है। और इसके बाद ये मतलब ये अगर सही है तो ये भी सही होगा। अब इसके बाद ये दोनों एट ए टाइम भी कर सकते हैं, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और इधर से कितना
ये सी माइनस डी डिवाइड बाई सी प्लस डी। अगर ऐसा भी करोगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहा है ये, अगर समझो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 अपॉन कितना, 4 अपॉन कितना 8 है ऐसा। तो ये वाला ऑपरेशन करके देख लो, मतलब क्या करेंगे, तो 1 - 2 कर लो पहले। 1 - 2 कितना आया, 1 - 2 मतलब -1 आएगा, ठीक है ना, 1 + 2 कर लिया। ठीक है, इसके बाद इधर से कितना आएगा, ये होगा 4 - 8, नीचे कितना आएगा 4 + 8 आएगा। अब ये इसका जितना वैल्यू है ना वो ये अगर बराबर तो ये भी बराबर ही आएगा। देखो ऊपर तो आया -1, नीचे आया 3, और इधर कितना आया 4 - 8 मतलब कितना आएगा -4 ना, और नीचे कितना आया 12। देख लो ये भी कितना है, ये भी -1/3, ये भी -1/3, मतलब बराबर ही ना अभी भी। ठीक है, मतलब ये अगर बराबर है तो ये जो ऑपरेशन करने के बाद भी बराबर ही आंसर आएगा। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हमको क्या मिलेंगे कि यहाँ पे सिंगल टर्म्स थे ना, तो हमको अभी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होके मिलेंगे। ठीक है, तो कर लो फिर यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिपेंडेंट हो इंग्लिश में। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये होगा गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या कि अपने को अब जो हमारे पास रिलेशन थे वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट ही मिल गया। अल्फा माइनस बीटा ये बार बार आ रहा है, मैंने बोला है कि इसको याद रखो, कितना होगा ये √d/a होगा, और ये प्लस और माइनस रखते तो और अच्छा है। ठीक है ना, ये रख दो फिर यहाँ पे। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, ये आएगा इसका √d। डी कितना है इसका, इसका d मतलब इसका d1 बोल देता हूँ ना, d1 कितना होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ p² और दूसरा d2 कितना आएगा, दूसरे इक्वेशन का ये आ जाएगा b² - 4c ना, यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, 4 × q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डी कितना है वैसे, ये है p² माइनस हो जाएगा 4q और डिवाइड बाय a, ये हो गया किसकी वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, टोटल डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा कितना है -p है। ये की वैल्यू कितना है वैसे 1 ही है ना, एक वैल्यू तो 1 है, तो रिमूव कर दो ना इसको, बेकार का बर्डन क्यों लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर गामा माइनस डेल्टा कितना आ जाएगा, इसका b² मतलब √d माइनस डिवाइड बाई ए, तो ये तो वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब बस इतना ही आएगा, और नीचे कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा c। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, तो इसका तो प्लस और माइनस तो ऐसे भी निकल गया, तो ये होगा p² माइनस हो जाएगा 4q, नीचे कितना आएगा, नीचे भी आएगा p² इक्वल्स टू इधर कितना आएगा b² माइनस आएगा 4c, नीचे कितना आएगा b², और दिख रहा है कि p² 1 होगा, ये b² 1 होगा, तो ये 1 और 1 कैंसल, तो कितना आया 4q बाय हो जाएगा p² और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4c डिवाइड बाय हो जाएगा b²। बस ये 4 भी निकल लिए, तो यहाँ पे q इंटू b² और इक्वल्स टू जाएगा c इंटू p²। नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव भी निकल लिया। जय भारत, लास्ट वाली क्लास। ठीक है, तो q इंटू b² c इंटू p², बस ये वाला बन जाएगा। सही है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा कॉस थीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन प्रूव दैट, बस वैसे ही, अब साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा अगर रूट्स है तो दोनों का एडिशन मालूम हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा अपने को, कितना है साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा -b/e, वही अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/e होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा c/a, तो यहाँ पे कितना होगा c/a होगा। ठीक है, अब मुझे इस थीटा को रिमूव कर देना है, ये बी सी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो थीटा को रिमूव करने के लिए साइन के पास अपना एक खुद का मतलब घर की प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब साइन और कॉस के बीच में ये कंडीशन जो है यूनिवर्सल है, ये तो कभी भी ट्रू होती है, मतलब इसको बोलने की ज़रूरत नहीं कि प्रॉब्लम है कि sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1 होता है बोल के। ठीक है, मतलब घर की चीज़ हो गई ना फिर ये, है ना, तो साल sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब ये यूज़ करके क्या करेगा, ये साइन और कॉस को उड़ा सकता है। तो बस इसका स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इस वाले इक्वेशन का, क्योंकि मुझे क्या होगा कि sin² प्लस cos² तो मालूम है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी मालूम है। जब इसका स्क्वायर कर लिया तो इधर कितना आएगा sin² थीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा, और ये होगा कॉस थीटा, प्लस इतना आ जाएगा, ये कॉस हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए b² अपॉन हो जाएगा a²। ओके, तो ये sin² और cos² कितना होगा, ये तो होगा 1,
ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 का 2 और ये कितना आएगा सी अपॉन ये आएगा, और इक्वल्स कितना आना चाहिए बी स्क्वेयर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा ये आएगा ए स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और इधर से आएगा कितना बी स्क्वेयर, और यही कंडीशन इसको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ac, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? आपको बस अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन दिया जाए, दो रूट के बीच में रिलेशन दिया जाएगा। अब आपका दिमाग लगा के कुछ बेसिक कैलकुलेशन, कभी इसमें क्या है कि साइन और कॉस दिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1 लगा। यहाँ पे एपी और जीपी के बीच में कंडीशन दिया था। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंडो डिपेंडेंटो का यूज़ करना पड़ा मुझे। ठीक है ना, तो मतलब आपको अब इस वाले चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर का भी मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब ऐसा ही रहेगा हमेशा भी। अब हम लोग क्वाड्रेटिक के बाद हम चलेंगे किसी में कॉम्प्लेक्स में चलेंगे, या फिर सीक्वेंस सीरीज में चलेंगे, या फिर जो भी कोनिक सेक्शन में चलेंगे, तो उसमें क्वाड्रेटिक का नॉलेज चाहिए। जैसे इस वाले में क्या चल रहा है कि 10th का जो कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट था, ये एपीजीपी का नॉलेज चाहिए था आपको, है ना। हर एक चैप्टर में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा आपको पता ही, ये मालूम पड़ना है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज होना ही पड़ेगा ना। ये इसमें तो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये फार्मूले। तो ऐसे चीज़ें अगर आपको मालूम है और प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो ये मालूम हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं कि मतलब यार यार मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, ऐसा ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ से तो सब कुछ चीज़ें हो ही जाएगी। अगर नहीं भी आता है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, बस आपका ईमानदारी आपके साथ होना चाहिए, और आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है ना, आपकी बातें आगे नहीं लेके जाएंगी, या फिर आपका दिमाग या फिर सोचना आपका आगे नहीं लेके जाएगा, आपका काम ही आपको आगे लेके जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं पता है क्या, वो सोचते तो बहुत सारा है। ठीक है, ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक्चुअल में वो करते कुछ नहीं है वो लोग। ठीक है, ये यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनका यूपीएससी जो एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें से 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो क्या करते पता है क्या, तो मेरा एक दोस्त था, वो भी क्या करता था कि ऐसे ही उसको यूपीएससी करना था। तो यूपीएससी करना था तो क्या करता था वो, पहले तो वो संदीप माहेश्वरी, या फिर ये मतलब जो बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, उनके जो उनके जो सेमिनार्स थे ना वो देखता था। अब जैसे ही कोई सेमिनार देखेंगे मोटिवेशनल, अब वो तो बंदे तो ऐसा बोलेंगे कि आपको मतलब एकदम चार्ज करके दे देंगे। तो ये बंदा क्या होगा कि एकदम से चार्ज हो जाएगा कि यार भाई नहीं मुझे, अब वो ऐसा बोलते ही है वो लोग, हाँ, कि आप लोग मतलब एकदम चार्ज हो जाओगे। फिर ये अब सुबह उठ गया 4 बजे 3 बजे जो भी उसका, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे तो पागल ही होते हैं वैसे, तो 3 बजे उठ मतलब उनको लगता है कि 3 बजे ही उठ के ही पढ़ाई करना होता है, और उसी में वो उनका हो जाएगा। और वैसे वाकई होता भी है वैसे, जो 3 बजे 4 बजे उठ के जो बच्चे अच्छे से सीरियसली पढ़ते हैं ना, वो तो सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन उस टाइम यूज़ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब बेकार का बैठ गए आराम से और ये देख रहे हो मूवी देख रहे हो, बाजू में गाने चल रही है, किसी का हाय आ गया, बस उसी में चले गए, 2 घंटे वहीं से निकले नहीं। ना ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये जो मेरे दोस्त की बात कर रहा था मैं, तो वो लेक्चर देखता था माहेश्वरी सर के, तो जैसे ही वो देखेगा उसके दिमाग में ऐसे मतलब एकदम से झंझना जाता था पूरा, मतलब एकदम मोटिवेटेड रहता था, वो मोटिवेशन रहता था। फिर वो क्या करेगा, फिर जैसे ही 2 घंटे हो गए ना, फिर 2 घंटे लैपटॉप के सामने वीडियो देख रहा है, तो बंदा तो बोर होगा ना, मतलब थोड़ा सा मतलब थक तो जाएगा ना। तो वो क्या सोचेगा कि यार अब मैं अभी सीरियसली आप यहाँ से पढ़ाई करूँगा, बस थोड़ा सा मैं नींद ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 घंटे तो पढ़ ये देख ही लिया है ना वैसे, अब थोड़ा सा मैं हल्के सा नींद ले लेता हूँ और अब शुरू हो जाऊँगा, ऐसा बोल के वो सो जाएगा। अब सो जाएगा और उठेगा 10 बजे। अब 10 बजे उठने के बाद वो उसने जो पढ़ा ना, जो भी उसके दिमाग में था वो सब निकल गया। फिर से उसको क्या करना पड़ता, फिर से उसको दोबारा वो मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता, और फिर से वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद फिर से वो चार्ज हो जाता, फिर से 2 घंटे के बाद फिर वैसे वैसे मतलब चीज़ें क्या है पता है क्या, कुछ जो चीज़ें होती है ना वो सिर्फ आपको दिखावे के लिए होती है। ठीक है, ये अगर मोटिवेशन से अगर कोई बंदा अगर, हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब उनको वाकई में मोटिवेशन का वो फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वही चीज़ है, मतलब दारू की जो चीज़ है ना, ये शराब जो मिलता है ना, वो अच्छी भी चीज़ है ना, कभी कभी वो अच्छे भी फ़ायदे में आ जाता है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा अगर इसमें अगर हो गया ना चीज़, वो तो कोई काम की नहीं चीज़। हाँ थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करने के लिए, मतलब बड़े बड़े लोग भी मतलब इसका यूज़ करते थे कि थोड़ा मतलब टेंशन का रिलीफ होने के लिए, लेकिन अपन अपने तो साला जब तक हम लोग गिरेंगे नहीं चलते चलते तब तक हम पिएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा मिनिमम लेवल पे आप
फोकस्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, और क्या बोलते हैं उसको, किसी के ऊपर मतलब हावी नहीं होने दो खुद को। अगर कोई मतलब बंदा आके आके बोल रहा है कि भाई पढ़ाई कर तू और ये चीज़ तेरे लिए काम किया है, तुझे ऐसा होगा वैसा होगा, और उसका सुन के अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये मुझे लगता है कि हर बार फिर आपको कोई ना कोई आके बोलना पड़ेगा, तब आप जाके मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है। अब इस वाले पेपर की बात करते हैं ना, इस वाले पेपर में सोचो यार, कुछ बच्चों के मार्क्स मतलब फिजिक्स में 90 है, केमिस्ट्री में कुछ 80 है, और मैथ्स में 6 है। तो क्या मतलब, क्या समझा क्या रहे हो, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो? ऐसा तो नहीं कि मतलब इस पेपर में अगर समझ मान लेते हैं फिजिक्स में अगर 100 आउट ऑफ 100 लेते हो तो मतलब राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है एग्जाम, मतलब क्या क्या करना क्या है आपको, कि 3 घंटे में 3 पेपर है आपके पास, और तीनों पेपर में 25-25 क्वेश्चंस है, और 25-25 क्वेश्चंस अगर है तो तीनों को आपको क्या करना है कि 3 घंटे में सवाल कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। आप अगर तुम मैथ्स लेके बैठ रहे हो, 1.5 घंटा उसको टाइम दे रहे हो, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे ही नहीं रहे हो, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1.5 घंटे में निपटा रहे हो, तो क्या घा खा प्रैक्टिस हो रही है आपकी? क्या क्या प्रैक्टिस क्या हो रही है, किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? मतलब एक सब्जेक्ट को 3 1.5 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब यहीं पे स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो गई ना यार। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब जो ये चीज़ें ना फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है, ये जो पेपर है, थोड़ा मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बोलूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 पेपर्स मिला, 3 सब्जेक्ट मिला के अपना JEE का एग्ज़ाम होगा। ये तो अभी तक तो आपको पता चला। ठीक है ना। और हर एक सब्जेक्ट में कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, ये 25 और ये 25, और कितना 100 मार्क्स पर ईच, मतलब 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। अब देखो पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ये पेपर जो है ना, तीनों मिला के 3 घंटे में सॉल्व हो जाए, ऐसा इसका अरेंजमेंट रहेगा। तीनों मिला के 3 घंटे में सॉल्व हो जाए, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स सिर्फ 1 घंटे में सॉल्व होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री को 1 घंटा लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स को सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही सॉल्व होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये तीनों मिला के ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि वो 3 घंटे में सॉल्व हो जाए। अब ऐसा होता कैसे है, कभी कभी अभी आपने भी शायद लास्ट ईयर का जो पेपर एनालिसिस होता है ना, वो बच्चे बोलते हैं, फिर जो एक्सपर्ट टीचर्स है वो बोलते हैं ना, इस बार फिजिक्स मॉडरेट आया, केमिस्ट्री हार्ड आया, मैथ्स बहुत हार्ड आया, इजी आया, ऐसे ना ये बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें क्या होती है कि कभी कभी क्या करते हैं कि किसी पेपर में फिजिक्स क्या होता है कि सबसे हार्ड बन जाता है ये, या अगर हार्ड आ गया, इसका मतलब आपको इसको थोड़ा सा, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, उनको समझ में आता है कि ये फिजिक्स इस बार हार्ड है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे पता है क्या, इसका मतलब ये अगर हार्ड है, इसका मतलब फिजिक्स या फिर मैथ इजी होगा, ये पक्का ही है। इसका मतलब अगर ये इजी है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इसको 50 मिनट्स में निपटा देंगे, और इसको भी 50 मिनट्स में निपटा देंगे, क्योंकि इजी पेपर है तो ये तो 50 मिनट्स में निपट जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ 50 मिनट नहीं, हाँ, ये तो हाँ सही है 50 मिनट ना। तो ये इसका जो टाइम बचा तुम्हारे पास, अब कितना, इसका 10 इसका 10, या फिर जो भी टाइम बचा है वो इसका एक्स्ट्रा दे देंगे टाइम, ऐसा। ठीक है। ऐसा होगा। या फिर समझो ये फिजिक्स भी हार्ड लगा उसको और केमिस्ट्री भी हार्ड लगा, तो वांदे हो गए फिर। तो क्या करना पड़ेगा, मैथ्स को फिर 40 मिनट में ख़त्म करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। कैलकुलेशन होते हैं ना मैथ्स में, तो पेपर का लेवल मतलब क्या, कैलकुलेशन तो रहेगा है ना भाई, है ना। तो उसका मतलब चलो 40 मिनट में ख़त्म भी कर रहे हो, और ये दोनों में अगर इसमें बाकी जो टाइम में ख़त्म नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, तो आपको जैसा पेपर है ना, दुनिया को भी वैसा ही पेपर है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उस वाले केस में। पेपर अगर हार्ड आया तो और ज़्यादा सीरियस हो जाने का, और ज़्यादा अच्छी बात मानने का। अगर आप अच्छे बच्चे हो, पेपर अगर हार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके फेवर में है। क्यों? जो बच्चे मतलब ऐसे होते हैं ना, रट्टा मारने वाले, जो मतलब ऊपर ऊपर से आ जाते पढ़ के, उनके लिए तो फिर वांदे हो जाएंगे उनके। लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, आपके कंसेप्ट अच्छे है, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे ऐसे पेपर में। इजी जितना पेपर आया उतना आपकी रैंक नीचे आ जाने का चांस है, क्योंकि सब कंपटीशन में आ गए। लेकिन जितना हार्ड पेपर आएगा ना, उतना आपके फेवर में रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, ये हार्डनेस का मतलब क्या होता है, मतलब पेपर अगर हार्ड आता है तो क्या मतलब होता है उसका, मतलब सब सारा पेपर हार्ड होता है क्या, उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। ये सभी पेपर क्या मतलब, इंजीनियरिंग के पेपर की बात करते हैं, यूपीएससी, सारे सारे पेपर्स की जो डेफिनेशन होती है ना हार्ड पेपर के क्या होती है, वो देख लेते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो, चलो ये हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पूरा पेपर है मान के चलता हूँ, किसी भी एक की है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ये सारे तीनों में भी ऐसा ही चलेगा। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 4 पार्ट में होगा क्या कि जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मिला के मतलब कितना, 50% जो पेपर होगा ना हमारा, 50% पेपर किसी में भी, मतलब इजी मोड में भी, मॉडरेट मोड में भी, और हार्डेस्ट मोड में, मतलब पेपर अगर बहुत भी हार्ड होता है, ऐसा भी बोलते हैं लोग, तो भी, और मॉडरेट में भी और इजी में भी,
ये जो दो पार्ट मिला के मतलब 50% जो सिलेबस होता है ना, 50% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इजी होते हैं। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर हार्ड भी है तो भी, मतलब ये जैसे हम लोग यहाँ पे हार्ड बोल रहे थे ना, इस बार फिजिक्स हार्ड आया था, तो उस वाले पेपर में भी ये सीन रहेगी कि 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चंस है ये मीडियम लेवल के, मतलब 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे। और जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे ना बस इतना ही आएगा, मतलब 25% जो बचेगा ना बस उतना ही जो होगा पोर्शन वो हार्ड प्रॉब्लम्स में गिना जाएगा। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या है कि ये क्वेश्चन पहले देख लिया या फिर जो भी देखा भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ये पहले स्टार्ट कर लिया, अब इजी क्वेश्चन है तो एक्साइटमेंट में आके या फिर फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में इसको गलत कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मॉडरेट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियसली कर लेंगे और ये सही करेंगे। लेकिन ये जो है चलो मान लेते हैं ये इजी क्वेश्चन है और ये 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होने वाला था, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व, इजी क्वेश्चन तो ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में सॉल्व हो जाता और आपने इसको क्या किया कि 40 सेकंड में सॉल्व किया, 40 सेकंड में सॉल्व किया, 20 सेकंड आपके बच गए, किस लिए, मतलब थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में 1 मिनट के बदले, मतलब इजी क्वेश्चन था तो 1 मिनट तो में सॉल्व हो ही जाता आराम से। लेकिन आपने क्या किया कि थोड़ा सा मतलब उतावलपना दिखा दिया और 40 सेकंड में सॉल्व किया। ठीक है। और ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक। और आगे चल के मीडियम क्वेश्चन था उसको आपने दे दिया 1.5 मिनट, ठीक है ना, मतलब 1.5 मिनट दे दिया और ये क्वेश्चन सही हो गया। अल्टीमेट तो आपका नुकसान ही है ना भाई, अल्टीमेट तो नुकसान ही है। जो इजी क्वेश्चन था 1 मिनट में सॉल्व हो जाता और उतने ही मार्क्स मिल जाते जितना मतलब ये दोनों प्रोसेस में हो गया। ठीक है ना। ये 1 मिनट में कितना मिल जाता आपका, एक तो क्वेश्चन सही हो गया तो आपको ये 1.5 मिनट दूसरे क्वेश्चन के लिए मिल जाते। ठीक है। लेकिन अब अल्टीमेट क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत होने के बाद ये कितना 40 सेकंड यहाँ से चले गए, क्योंकि और एक मार्क्स भी खा गया ये। ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या होगा ऐसा, अब बच्चे इसको फास्ट करने के चक्कर में कुछ गलतियां कर देंगे और इस वाले क्वेश्चन को फिर 2 मिनट 3 मिनट दे देंगे, 3 मिनट दे दिया, 4 मिनट दे दिया, किसी क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिया, ऐसा दे दिया और ये सही करके आ गए। मतलब 3 मिनट 5 मिनट देके इसको सही कर लिया और इधर के दो गलत कर दिया। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नेट आंसर तो उसका अभी वहीं पे है। अगर तुम लोग इसको देखते भी नहीं, इसको अगर तुम देखते भी नहीं समझो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एक एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 2 3 3 मिनट तो लगेगा ही ना, तो मान के चलते ना ये 20 मिनट का ही कुछ पेपर है, ये 20 मिनट के क्वेश्चन इसके अंदर है, मतलब चलो मान लेते 4 क्वेश्चन जो है तो बहुत ही टफ थे, 4 या 5 क्वेश्चन बहुत टफ थे, और ये चलो मान लेते 15 से 20 मिनट आपको इसको ले लेता, ये 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन लेने वाले थे, आपने ये देखा ही नहीं पोर्शन, और ये जो 20 मिनट जो है ना इन दोनों में पे अगर दे दिया ना आप लोगों ने, तो अगर ये दोनों भी अगर आपके सही हो गए ना तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 70 से लेकर 80 तक मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, 70 से लेकर 80 तक। और 70 से लेकर 80 तक मतलब हो गया 99 के ऊपर चला गया इसका परसेंटाइल, 100 भी आ सकता है। लोग क्या करते हैं पता है क्या, जो इजी चीज़ें हैं उसको लाइटली लेते हैं और हार्ड चीज़ को मतलब फोकस में रखते हैं, और हार्ड चीज़ तो वैसे भी क्या होती है उसमें भी कोई चांस तो होता ही नहीं गलत होने का, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इजी चीज़ में तो गलत होने का चांस नहीं होता है ना। ठीक है। तो ये इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स भी देने वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स ही देने वाला है। ठीक है। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है जिसको मतलब एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसको तो ये पूरा पेपर ही सजेस्टिव है कि पूरा पेपर आपको 1 घंटे में सॉल्व होना चाहिए। अगर आप एडवांस के दिमाग में बात रख रहे हो तो आपको अगर आउट ऑफ भी मार्क्स आ रहे, समझो मैथ्स में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो कितना टाइम दिया आपने उसको वो पहले देख लो। अगर तुमने 1 पॉइंट कुछ मतलब 1 घंटे के ऊपर टाइम दे दिया तो कोई काम का नहीं है वो टाइम, मतलब आपके दिमाग का वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये समझने की कोशिश करो पहले। ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगा दो, ऐसा नहीं कि मतलब बेकार का चलो लेक्चर सारे हम लोग पढ़ रहे कुछ तो भी कर लिया, ऐसा नहीं है। हर बार 15 दिन के बाद जो पीछे वाला टॉपिक था उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करो, कोई भी एक मटेरियल लो A to Z क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो चीज़ है आपको कर लेना चाहिए और हर एक क्वेश्चन के पीछे लगना चाहिए। और हर एक एग्ज़ाम में देखो, सक्सेस की डेफिनेशन मैं हमेशा बोलता हूँ क्या है, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो या फिर तुम ये हो और तुम्हारा लेवल जो था ना ये समझो मान लेते कि 45% लेके आने का लेवल था तुम्हारा, मतलब एवरेज बच्चे हो तुम और 45% आपके लाने की क्षमता है, लेकिन आपने मेहनत किया भाई, और थोड़ा सा मेहनत करके आपने कितना किया कि 46% लेके आ गए, है ना। मेहनत करने के बाद आपके कितने आए, 46% आ गए। मैं मेहनत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लक फैक्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने मेहनत किया अच्छे से और
मतलब परेशान होकर पढ़ाई किया और आपके आ गए 46%। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आप खुश हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, भले ये दुनिया के लिए बहुत कम डिजिट्स हैं, भले ये दुनिया के लिए बहुत कम डिजिट्स है, लेकिन आपके लिए ये सक्सेस, मतलब ये आपके रिलेटिव ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और दूसरा एक बंदा है बी, और उसके उसका लेवल बहुत अच्छा है, मतलब वो 90% का बच्चा है। और इसने क्या किया कि थोड़ा मस्ती करके इसने कितना लेके आया, 89% लेके आया। अब दुनिया के लिए बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन इसके खुद के बहुत बुरे मार्क्स है। ये यहाँ पे फेल्योर है वैसे, हाँ। ठीक है, और ये यहाँ से शुरुआत हो गई इसकी, ऐसा नहीं कि मतलब ये फाइनल होगा इसका बोल के। इसने ये जो प्रोसेस किया ना 2 साल के अंदर, इसने जो ये जो काम किया ना, 90 का लेवल था और ये 89 पे आ गया ना, इसका मतलब इसने 2 साल में वो मकाम हासिल किया कि फेल कैसे होना है उसको अभी वो आ गया। वो तरीका उसको आ गया कि फेल की तरफ कैसे जाना होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो लाइफ में हमेशा वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, मतलब वो नीचे जाने वाले में ही। ठीक है, और ये उल्टा ये बच्चे ने क्या किया कि 2 साल में उसने 45 से लेकर 46 में आ गया ना। इसका मतलब इसने 2 साल में ये काम किया कि मतलब 45 से 46 में आने के लिए उसको 2 साल लगे, उसको पता पता चला कि भाई मेहनत करना ही पड़ेगा। और ये भले ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब 11th में बहुत बुरी हालत थी उनकी, लेकिन 12th में उन्होंने बहुत ज़ोरदार काम किया। ऐसे बहुत सारे अपनी स्कूल में बच्चे हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि 11th में मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊंचापाती करते थे, बहुत मतलब बातें करते थे ये वो, और बाद में जाके 12th में आते आते मतलब उनका तो वांदे हो गए थे, मतलब क्वालिफिकेशन के वांदे हुए थे, क्वालिफाई भी नहीं हो रहे थे वो बच्चे। ठीक है, तो ट्रैक सही रहना चाहिए, अपना अपना दिमाग जो है सही ट्रैक पे रखना चाहिए। और पढ़ाई जो है ना, ये पढ़ाई कोई मतलब ऑप्शनल चीज़ नहीं है, और ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, अभी तो क्या है कि अभी तो आपके पास मतलब उतना शायद होगा किसी के पास तो, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते नहीं होंगे ना तो। लेकिन जब कॉलेज में जाओगे ना भाई, तो कॉलेज में एक एक चीज़ आपको आ रही है और दूसरे को नहीं आ रही है, मतलब ना ये अपने लिए प्राउड की बात होती है। और वहाँ पे वो चीज़ आपको मतलब फील होगी यार, सब लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं और फटाफट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, और हमको नहीं आ रहा है। अरे अगर क्या बोलते हैं, बेशर्म हो तो बात अलग है ना, लेकिन ये चीज़ कॉलेज में ज़्यादा फील होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हम हमारे साथ नहीं होना चाहिए, भी एक ध्यान में रखो बात। और एक लास्ट दूसरी बात क्या पता है क्या, इसमें छोटी सी बात है, मतलब अपना काम तो करना ही है वैसे ना, काम तो कर ही रहे हैं वैसे हम लोग। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग पढ़ाई पूरी छोड़ दे रहे, ऐसा भी नहीं है। और या फिर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको कोई मतलब हम खुश भी रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब अब अगर ऐसा चाह मतलब लगता होगा ना कि यार यार ये बर्डन है पढ़ाई का, तो फिर 1-2 दिन है ना बिल्कुल पढ़ाई करना ही बंद कर दो, छोड़ ही दो। और देख लो वो लाइफ कैसी है, यकीन मानो आप उस लाइफ से बोर हो जाओगे। मज़ा किस में है पता है क्या, मज़ा जो चीज़ों में हमको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें इंटरेस्ट लाने में ही मज़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब चलो किसी ने दीपिका को चाह लिया और उसको पा लिया, कोई मज़ा नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आपने दीपिका को चाहा और वो आपको नहीं मिल रही है और फिर भी आप ट्राई करो ना, वो जो प्रोसेस होगी ना ट्राई करने वाली, वो बहुत ज़ोरदार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो। है ना, इजी चीज़ें मिलने का क्या मतलब है यार, कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखो। और दूसरी बात पता है क्या, दूसरी बात ये मैं लास्ट बात ये बोल देता हूँ कि कोई भी जो है ना बंदा, अगर आप में से अगर कुछ ऐसा सोचते होंगे ना कि यार मेरा 10th सही नहीं हुआ ना, 9th सही नहीं हुआ, मेरा ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, ये अगर चीज़ें सोच रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखो, ये भी चीज़ दिमाग में रखो कि कोई भी 100% इफिशिएंट नहीं है भाई। आपके क्लास में भी जितने बच्चे ना टॉपर, वो भी 100% इफिशिएंट नहीं है। इवन टीचर्स, इवन कोई भी कंप्यूटर भी 100% इफिशिएंट नहीं है। अगर कंप्यूटर तो इतना अच्छा काम करता है ना, तो वो भी लेकिन 100% इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कोई मशीन 100% इफिशिएंट है ही नहीं वैसे, और ये रहना भी नहीं चाहिए। 100% इफिशिएंट मशीन का कुछ काम है ही नहीं दुनिया में। क्यों पता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो देखो, अगर कोई समझो मान लेते कोई मशीन अगर 100% इफिशिएंट होती, जैसे मान लेते अभी आईपीएल का ज़माना चल रहा है ना, तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते कैसे चल रही है, किसकी मैच, एमआई की चल रही है मैच, किसके साथ, दिल्ली के साथ। ठीक है ना, तो ये मैच चल रही है, और इसके अंदर एमआई के अंदर क्या है कि हार्दिक है ना, हार्दिक क्या है कि हर 100% ये परफेक्ट प्लेयर है, ऐसा मान के चलो ये। ठीक है ना, तो होगा क्या, चलो मान लेते कि एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि मुंबई ने टॉस जीता और बैटिंग ले लिया, मुंबई ने टॉस जीता और बैटिंग ले लिया, जबकि मुंबई वालों को मालूम है कि हार्दिक जो है 100% क्या है, इफिशिएंट प्लेयर है। तो मतलब ये बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और फील्डिंग भी करेगा।
सही है ना। ये तो 100% एफिशिएंट प्लेयर का मतलब क्या होगा, उसको बैटिंग भी आना चाहिए, फील्डिंग भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आना चाहिए। तो एमआई को तो मालूम है ना कि भाई हार्दिक जो है वो तो 100% एफिशिएंट है, तो रोहित क्यों आएगा ओपनिंग के लिए, वो तो हार्दिक को भेजेगा। भाई तू जा, तू तो 100%, तू तो मतलब अच्छा करेगा ही करेगा। तो हार्दिक ओपनिंग को आ गया, है ना, पहला ओवर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। कौन, रबाडा आ गया, पहला ओवर स्टार्ट कर गया। तो इसने क्या किया कि 6 बॉल को मतलब पहला बॉल डाल दिया रबाडा ने। अब हार्दिक अगर 100% इफिशियंट है तो इसका मतलब इसकी 100% इफिशियंट शॉट क्या होगी, 6। फिर सेकेंड बॉल, ये तो अभी 100% इफिशियंट है, मतलब हर बॉल को 6 मारेगा है ना, बराबर क्या, मतलब 6 बॉल डाल दिया, 6 6 आ गए यहाँ पे। मतलब एक ओवर के बाद कितना हो गया, 36 रन हो गए। फिर सेकेंड ओवर आ गया, जिसने भी डाला, नीचे कोई भी हो, अब उसको तो मालूम है कि आगे तो हार्दिक है और वो 100% इफिशियंट है, उसकी शॉट तो खाली जाएगी नहीं। इसका मतलब वो क्या करेगा, सिंगल निकाल के दे देगा उसको, ठीक है। या फिर ये भी खुद भी खेलेगा, जो भी करेगा। अगर सिंगल निकाला तो अगली ओवर में फिर से 30 रन्स निकलेंगे, 31 रन्स निकलेंगे, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा ना। लेकिन ऐसा चलने के बाद भी अगर मान लेते कि ये जो सेकेंड ओवर में हार्दिक को स्ट्राइक मिला भी नहीं, ये पूरा मेडन ओवर भी गया, तो भी कम से कम हार्दिक को 10 ओवर तो मिलेगी ना, कम से कम। क्योंकि इसने जो दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था ना, वो तो क्या है कि एक एक ओवर खाते जा रहा है, ये एक एक ओवर पे वो ऊपर आ रहा है और हिटिंग कर रहा है। तो इसका मतलब इसको मिनिमम कितने 10 ओवर्स तो मिलेंगे ही खेलने को, और ये तो आउट होने की बात होगी नहीं, आउट तो होगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 10 ओवर्स हो गए, क्योंकि 100% एफिशिएंट तो आउट तो होगा ही, उसमें तो आता ही नहीं होगा उस कैटेगरी में। तो अगर 10 ओवर ये मिनिमम खेलेगा तो इसके 10 ओवर के कितने 60 बॉल्स हो गए ना, तो 60 × 6 कर दो, कितना हो गया, 360 रन। इसका मतलब मुंबई इंडियंस के 360 रन मिनिमम बनेंगे, सही है ना, 360 रन मिनिमम बनेंगे। अब यहाँ पे 200 क्रॉस करते तो और जीतने की चांसेस है, मतलब बढ़ जाएगा ना, तीन तीन 200 क्रॉस करने के बाद 360 तो मतलब सोचो ही नहीं। अब मतलब ये तकरीबन मैच जीत ही गया वैसे, और ये मिनिमम बोल रहा हूँ, बाकी 10 ओवर तो मैंने गिना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, 360 रन हो गए। ओके, चलो यहाँ तक भी सही है। चलो मान लेते हैं कि भाई दिल्ली के पास भी ऋषभ है, धवन है, पृथ्वी है, और ये अपना कैप्टन है, तो श्रेयस है, तो शायद वो भी निकालने की क्षमता है उनके अंदर, ठीक है। तो फिर दिल्ली की सिचुएशन देख लेते हैं अब। दिल्ली की क्या होगा, क्या मुंबई बॉलिंग कर रही है और दिल्ली बैटिंग कर रही है। अब जबकि रोहित को मालूम है कि हार्दिक तो 100% प्लेयर है, इसका मतलब ये बॉलिंग भी कर लेगा, तो ये पहला और दूसरे बुमराह को क्यों दे देगा, ये तो हार्दिक को ही दे देगा फिर, सही है ना। तो क्या करेगा हार्दिक, पहला बॉल डालेगा। अब 100% इफिशियंट बॉल मतलब क्या, विकेट, तो एक विकेट चल गया, पहली बॉल पे एक विकेट, दूसरी बॉल पे दूसरा विकेट, भले ऊपर कोई भी हो, दूसरा प्लेयर कोई भी हो, पहला विकेट, दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, मतलब 6 बॉल को 6 विकेट गए ना। क्योंकि ये 100% इफिशियंट है, मतलब ये तो सिचुएशन होगा ही ना, ऐसा ही होगा ना, दूसरा तो केस पॉसिबल ही नहीं ना इसके अंदर, सही है। तो हो गया क्या फिर, ये पहला ओवर खत्म, क्या होगा, 0 रन पे 6 6 विकेट्स। इसके बाद कितना आएगा दूसरी ओवर पे, दूसरी ओवर पे जैसे पहला बॉल डाले, मान लेते दूसरी ओवर के मैक्सिमम मतलब 36 रन भी चले जाते हैं, जो भी मारेगा 36 रन मार भी गया। फिर तीसरी ओवर में हार्दिक फिर से आ गया, फिर पहले 4 बॉल को फिर से विकेट ले लिया, तो हो गया ना 36 ऑल आउट 10, तो इतने रन होंगे ना, बराबर है क्या। अब सिचुएशन सोचो, अब ये, अब एक प्लेयर कैसा है, 100% एफिशिएंट है मुंबई का, तो सिचुएशन ये होने वाली है, क्या होने वाली है कि जैसे ही मुंबई वाले क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, तो कम से कम 360 रन बनाएंगे, और बाकी दूसरी टीम को 3 ओवर में ऑल आउट कर देंगे। अब ऐसी मैच देखेगा कौन, इनको तो मालूम ही है कि भाई तो इनका तो रोज का ही ऐसे होने वाला है, ये कम से कम 360 रन तो बनने वाला है, और दूसरी टीम अपोजिट टीम 360 में 36 में या फिर मैक्सिमम 36 में ऑल आउट हो जाएगी। तो ऐसे चीज, ऐसे मैच का कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। हाँ, इसमें अगर कुछ कमियां है ना, इस प्लेयर में अगर कुछ कमियां है, और उस कमी की वजह से ही हम मैच देख रहे हैं वैसे, समझ मेरी बात आपको। वैसे ही देख लो, एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में भी क्या होगा, अगर सारे के सारे बच्चे अगर 100% इफिशियंट होते और सारे सारे अगर होशियार होते, तो मान लेते हैं कि जेडब्ल्यू की जो एग्जाम देते हैं ना, हर साल 10 लाख के आसपास बच्चे दे देते हैं एग्जाम, ठीक है। 10 लाख के आसपास बच्चे जो होते हैं एग्जाम देते हैं, और सबके सब अगर होशियार होते, सबके सब अगर होशियार होते, ठीक है ना, तो होता क्या पता है क्या, तो सबके साथ सब अगर होशियार होते, तो 10 के 10 लाख जो बच्चे हैं ना, उनके मार्क्स कितने आते हैं, 100% आ जाते हैं ना, सबके सब होशियार है, सबके सब बराबरी मार्क्स आते हैं, 100% रिजल्ट आ गया सबके, 10 लाख के बच्चों का 100% रिजल्ट आ गया। अब एडमिशन किसको दे देगा और किसके बेसिस पे दे देगा कोई, बराबर है क्या।
तो आप लोगों में से कुछ महानुभव ऐसे भी है जिनको कुछ नहीं आता या फिर कुछ करना नहीं चाहते, या फिर उनके पास दिमाग है लेकिन शानपत्ती की वजह से या फिर जो भी चीज़ों की वजह से उनके दिमाग में हवा गई है और वो मतलब कर नहीं रेगुलर काम। ये बच्चों की वजह से आप आगे जाओगे। समझ में आ रही बात आपको? अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको मतलब दूसरे को आगे भेज रहे हो या फिर खुद आगे जा रहे हो। ठीक है? वैसे ये जो एग्जाम्पल है ये मेरी सोच है, वैसे अगर किसी को बुरा लगा ये एग्जाम्पल तो इग्नोर मारो, कोई ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। लेकिन 100% इफिशिएंट जो होती है ना चीज़ें, हाँ आप 10 मतलब चीज उसको क्या कर सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो। ये 100% इफिशिएंट बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ के लिए मतलब ये तो कभी बनी नहीं, बनेगा ही नहीं, वैसे ये चीज़ कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो लगे रहो, मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से। और क्या बोलते हो उसको, ये और एक चीज़ शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम में चीटिंग भी कर रहे हो। मतलब मेरा पर्सनल सोच है वैसे ये, क्योंकि ऐसे मार्क्स या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मतलब लगता नहीं कि मतलब उतने मार्क्स नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों के भी मार्क्स आ रहे हैं वैसे। और ऐसा सोचो ना कि एक सब्जेक्ट में 90 आ गए, दूसरे सब्जेक्ट में 6 या 7 है, तो क्या मतलब है उसका? चीटिंग ही कर रहा होगा ना वो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। सबसे पहले तो खुद के साथ ईमानदार रहना सीख लो तुम। अगर खुद के साथ अगर ईमानदार नहीं हो ना, तो फिर किसी के साथ भी ईमानदार नहीं रह सकते हो, और भगवान भी आपके साथ ईमानदार नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ये बदला ज़रूर मिलेगा, मतलब इस चीज़ का आपको कभी ना कभी नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। तो भटक गए थे हम लोग, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखो, आपका फोकस पढ़ाई रहना चाहिए बस, बाकी चीज़ें नॉर्मल ये मतलब लाइफ में होती रहेगी, ठीक है। लड़कियों के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागो बे, है ना। ये चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ो 1-2 साल, अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई करना है तो। और वैसे भी क्या है, 11th-12th में क्या करोगे करके ऐसी चीज़ें? कॉलेज वॉलेज में जाओ, थोड़ा अच्छा कॉलेज में चले जाओ तो अच्छे, वहाँ पे भी अच्छे लोग भी होंगे, है ना, दिमाग वाले लोग होंगे, तो आपको और मज़ा आएगा, है ना। ब्यूटी विथ ब्रेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a+1 x² प्लस 2a+3 x प्लस 3a+4 = 0 इज -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या बोला है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना है, -1 है। मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, -1, ठीक है। और प्रोडक्ट निकाल देना अपने को, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये कितना होगा निकाल देना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू निकल गई तो काम हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो है ना अल्फा इंटू बीटा कितना है, C/A, मतलब 3a+4 / a+1 होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -1। तो ये कितना होगा देखो, ये होगा अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो 2a+3 कितना आ जाएगा, a+1, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आया, 2a प्लस हो जाएगा 3, और इक्वल्स हो जाएगा a+1, सही है ना। तो होगा कितना, a इक्वल्स हो जाएगा -2, इक्वल तो -2 मिल गई। बस यहाँ पे रख दो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, C/A मतलब कितना, 3a प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a+1, ठीक है। और -6 + 4 तो कितना आएगा, -6 + 4 तो हो जाएगा -2, और होगा ये 3, 3 नहीं, -2 + 1 तो हो जाएगा कितना, -1, तो +2 आएगा शायद। -6 + 4 मतलब -2, -2 + 1 मतलब -1, बराबर है शायद ना, 2 आएगा आंसर। आगे बढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। मतलब क्या है कि एक रूट जो है दूसरे का डबल है, इसका मतलब है ना इसका। तो ये का अगर अल्फा होगा तो दूसरा होगा 2 अल्फा, ठीक है। और दूसरा अगर बीटा मान लेता हूँ तो ये कंडीशन क्या है कि अल्फा इक्वस टू 2 बीटा होना चाहिए, ऐसा ना, सही है ये। ओके, तो पहले तो देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a, तो माइनस हो जाएगा 3a, माइनस हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, a² माइनस हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा 3, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, C/a, तो 2 कितना आ जाएगा, a² माइनस 5a प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। तो अल्फा के लिए कितना है, 2 बीटा है, तो ये बन जाएगा 3 बीटा, और इक्वल्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का माइनस, ये तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा ना, ये जैसे वैसे। तो a² माइनस हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पे अल्फा के बदले बीटा रख दो तो ये हो जाएगा 2 बीटा², और कितना बनेगा, 2 a² माइनस 5a प्लस हो जाएगा 3, तो ये 2 और 2 कैंसिल, सही है। तो बीटा² कितना आ गया, बीटा² आ गया 1
ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस हो जाएगा 3। बीटा कितना है, यहाँ से वैल्यू निकाल दो और इसमें रख दो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो ये होगा -3a, माइनस हो जाएगा 1, और इधर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 5a प्लस होगा 3, और ये आ जाएगा 3 इसका, और इसका स्क्वेयर करेंगे। क्या क्या समझ में आ रहा है, ये हो गई बीटा की वैल्यू, और इसका स्क्वेयर इधर कितना आएगा 1/, ये होगा ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा 3। सही है, तो क्या बन गया देख लो, ये ऊपर का हो जाएगा 3a माइनस 1 इसका स्क्वेयर, नीचे कितना आएगा, ये आएगा 9, और ये होगा ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस हो जाएगा 3 और इसका स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1/a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस हो जाएगा 3। तो दिख रहा है साफ साफ कि एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो अब जो बच गया उसको लिख दो, ये होगा 9a स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 6a प्लस हो जाएगा 1, और इक्वल्स कितना आ जाएगा 9a स्क्वेयर, और ये होगा 45a, और हो जाएगा कितना 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 9a स्क्वेयर 9a स्क्वेयर कैंसिल, तो 45 इधर आएगा, तो कितना 39 होगा क्या, 39 इंटू ये होगा। ओके, और 1 उधर चलता, तो 1 उधर चला गया तो 26 हो जाएगा। सही है, तो ये के लिए कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा 13 2 से 20, 13 3 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो क्या निकालना था अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बस 2/3 हो गया। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।